जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन आज से शुरू हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट का जो स्पीच है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और अचीवमेंट्स, लास्ट ईयर की अचीवमेंट्स और अगले साल की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को रिफ्लेक्ट किया अपनी स्पीच में। अपोजिशन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बीजेपी इसको किस तरह से लेती है। मेरे साथ है लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आज स्पीच में हुई है, ये स्टेट गवर्नमेंट जो उमर गवर्नमेंट का एक विजन है और एक उनका प्रोग्राम, पॉलिसीज़ हैं, अचीवमेंट्स हैं, किस किस सेक्टर में उन्होंने किया है, उस चीज़ को टोटली अगर आप देखते हैं इस बजट स्पीच को, ये जिसे मैं रिजेक्ट करता हूं। एलजी साहब का जो एड्रेस था और जो जम्मू कश्मीर सरकार का डॉक्यूमेंट था, जिस डॉक्यूमेंट में विजन होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट में पॉलिसी होनी चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट में रोड मैप होना चाहिए, कहीं पे भी वैसा कुछ नहीं दिखा। ये शुद्ध रूप से भारत सरकार की अचीवमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट था। मोदी जी का नया कश्मीर का जो स्वप्न है, सिर्फ वही था। जम्मू कश्मीर की सरकार का एक भी शब्द मुझे नहीं दिखा। सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करने जा रही है, इसमें एक वर्ड भी नहीं था। मैं आपके माध्यम से उमर साहब को बोलना चाहूंगा, क्या आपकी अचीवमेंट सिर्फ मैराथन में दौड़ना है? मैराथन से ही यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी? मैराथन करने से ही यहां पे गरीब लोग जो जिनका जेब खाली है उनका भरा जाएगा? मैराथन से ही यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी? तो वेरी डिसअपॉइंटिंग, जिसे मैं दोबारा कहूंगा कि रिजेक्ट करता हूं। कहीं पे भी किसी भी वर्ग को कोई लाभ मिले, कोई उनके लिए हित की कोई बात हो, वो मुझे दिखी नहीं। उमर गवर्नमेंट इवेंट्स करती है, प्रोग्रेस नहीं करती है। ये प्रोग्रेस पे बिलीव ही नहीं करते हैं और कहीं पे भी इस डॉक्यूमेंट में कोई प्रोग्रेसिव, कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इससे पूरे जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत आहत होगी, विशेषकर बेरोजगार तबका, अनएम्प्लॉयड जो सेक्शन है, जिन्होंने स्वप्न देखा, जिन्होंने आशा की किरण बांधी थी, उनके सपने तार तार हुए। और इस सरकार से बहुत ज्यादा कोई अपेक्षा अब रही नहीं है। आप कह रहे हैं अपेक्षा नहीं रही है, लेकिन जो स्पीच है उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि कई सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, हर एक सेक्टर को प्रॉपर फोकस किया गया है और कई और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वुमेन वेलफेयर की बात की गई है। वो तो दावे बहुत सारे कर रहे हैं उसमें। आपको शायद दिखा होगा, मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा, अभी खैर इन डेप्थ स्टडी नहीं की, लेकिन जो आपको दिखा वो मुझे नहीं दिखा सर। तो आप मुझे अगर दिखाएं पैरा वाइज कि यहाँ पे हर सेक्शन को इन्होंने उनके स्वप्न को फुलफिल किया है, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँगा। कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। क्या है वुमेन के लिए, क्या वुमेन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने स्टेप उठाया है, कहाँ पे नौजवानों के लिए क्या किया है, ये बताएं ना। कोई मॉडल तो होना चाहिए, कोई इनके पास कोई रोड मैप तो होना चाहिए नौजवानों को रोजगार देने के लिए। कुछ नहीं दिखा। इनके कहने से थोड़ी होता है, 1.5 साल से तो कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मैराथन के अलावा अभी तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने कुछ देखा है। इसके अतिरिक्त कहीं पे भी किसी भी फील्ड में कुछ दिख नहीं रहा है और नहीं इस डॉक्यूमेंट में। हाँ, मोदी जी का नया कश्मीर का जो स्वप्न है, जो योजनाएं हैं, वो जो अचीवमेंट्स हैं भारत सरकार की, वो यहाँ पे इन्होंने दिखाई है। और इसके अतिरिक्त क्या है, जम्मू कश्मीर सरकार का अपना क्या विजन है, अपना क्या रोड मैप है, वो तो कहीं दिखा नहीं दिखा। आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार से जब बात करते हैं, जब डिप्टी सीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि यूटी है, स्टेटहुड होना चाहिए, हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत सारे वादे जो हैं पूरे नहीं होंगे। और एनसी के लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो 1.25 साल ही हो गए, अभी तो और 4 साल है, हमें 3.5 साल 4 साल हैं, उसमें सारे वादे पूरे किए जाएंगे। पहले तो मैं डिप्टी सीएम की इन बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। सवाल चन्ना जवाब गुंदम, उनकी कोई सब्जेक्ट पे बात करे ना, उसे कहिए कि भाई किस सेक्शन को क्या आपने दिया है, वो स्पेसिफाई करे ना।
स्पेसिफिक बात करें, जनरलाइज स्टेटहुड। कहाँ आ गया अब स्टेटहुड? इसमें क्या स्टेटहुड? अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयमेंट देना है तो उनके लिए स्टेटहुड क्यों ढूंढना है? अब ये सारी चीजों को एक्युमुलेट करके बोलेंगे नहीं हमें स्टेटहुड मिलेगा, तो भाई तब तुम्हें कौन सा वो नशा था उस वक्त सर पे चढ़ा हुआ जब तुम्हें यूटी में चुनाव लड़ना पड़ा, और चुनाव लड़ते वक्त उनने ये वादे किए थे, उस वक्त क्या नशा था? अब स्टेटहुड ढूंढ रहे हो ये फुलफिल करने के लिए। उसी वक्त बोलना था कि भाई ये चुनाव सिर्फ हम स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं, स्टेटहुड लाएंगे। उस वक्त तो आपने 370 के ख्वाब दिखाए, उस वक्त तो आपने 35A को वापस लाने की बात कही, उस वक्त तो आपने शंकराचार्य जी का नाम बदलकर उधर पता नहीं तख्त सुलेमान बनाने की बात कही, रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रोवोक करने की बात कही। उस वक्त आपने तो बोला सो कॉल्ड प्रिजनर्स को वापस लाएंगे, उस वक्त तो आपने बोला 12 सिलेंडर देंगे, उस वक्त आपने बोला फ्री 10 किलो राशन देंगे। बोलना था ना स्टेटहुड नहीं है। अब डिप्टी सीएम साहब की बातों को मुझे लगता है कि कोई तरजीह न दिया करें, उनके कोई न सिर है न पैर है इन बातों का, इसलिए मैं कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं। लेकिन डिप्टी सीएम तो यहाँ तक बोल पड़े, और न्यूज 18 से जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वाले हमारी पगड़ी उछालने की कोशिश करेंगे, हम इतनी जबरदस्त पगड़ी उछालेंगे कि वो अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, डिप्टी सीएम की इन 16 महीनों की स्टेटमेंट्स आप लाइए, एक में भी कोई एथिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स में भी तमीज तहजीब होती है, शब्दों का चयन होता है। आप यहां से पूछो सड़क बनानी है मैं पगड़ी उछालूंगा। देखिए हर व्यक्ति की इज्जत होती है समाज में, अगर कोई ठेले पे चाय बेचता है ना उसकी भी इज्जत है। तो हर जगह लोगों को बेइज्जत करना, मुलाजमों को डांटना पब्लिकली कैमरे पे, ये कोई तहजीब तमीज है क्या? अब उनकी बातों को क्या जवाब दूं? पगड़ी उछालेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट की, विजन की। लिहाजा आप उमर अब्दुल्ला साहब से पूछिए जो सरकार चला रहे हैं। डिप्टी सीएम को एक नौकरी मिली है, उनकी पोस्टिंग हुई थी बीजेपी से एनसी में, तो इस पोस्टिंग पे इनको ये डेजिग्नेशन मिली। उससे पहले पीडीपी से ट्रांसफर हुए थे वो बीजेपी में, उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी से ट्रांसफर हुए थे वो पीडीपी में। तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चार्ज उनको मिलते हैं। अभी चार्ज मिला है डिप्टी सीएम का, इसका ये मतलब नहीं कि डिप्टी सीएम को ऑथराइज किया है कुछ करने के लिए, ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसे क्या पता है विजन डॉक्यूमेंट क्या होता है? बैठा है चलाने के लिए, सुपरवाइजर पे चलाएगा, जेई पे चलाएगा, उसे क्या पता है कि विजन डॉक्यूमेंट क्या है और हमने जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए क्या शब्दों का चयन करना है। पगड़ी उछालेंगे तो खत्म कहानी। अब इसी पे मैं भी इररिलेवेंट बातें करूंगा तो लोग सुनेंगे क्या? लोगों को तो कोई रेलेवेंस होना चाहिए ना, कोई सार्थक बातें होनी चाहिए ना। 2 सवाल और लूंगा। एक सवाल यह है कि बिजनेस रूल्स के बारे में बहुत चल रहा है कि बिजनेस रूल्स फाइनल हो रहे हैं। जो होम मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है उसके बाद हालात बदले हैं, और कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो एक पॉलिटिकल रिलेशन या एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो मजबूत हो रही है। उसमें थोड़ी अच्छी बात है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है? इनको जितना एम्पावर करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छी एम्पावरमेंट है इनके पास, एम्पावर और हो, और ये जो चाहते हैं वो हो। जहां पे पिछले साल इनको 2,500 करोड़ रुपया मिला, इस बार 4,500 करोड़ मिला, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है उससे क्या फायदा, जम्मू कश्मीर के कॉमन मैन को क्या फायदा है? जब गवर्नमेंट यहाँ पे है, रूटीन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए इनके पास क्या मैकेनिज्म है वो बताएं ना। भाई भारत सरकार दे रही है, भारत सरकार अच्छा कर रही है, टीओबीआर भी कर रही है, आपको एडवाइजर भी कैबिनेट रैंक का दे दिया, लेकिन उससे फायदा क्या है? नासिर असलम वानी को तो फायदा मिल गया, उसको ऑफिस मिलेगा, उसको कुर्सी मिलेगी। लेकिन मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के किसी एक व्यक्ति को उस कैबिनेट रैंक के ऑर्डर से फायदा हुआ? हमें तब अच्छा लगता जब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई डिमांड करते, ये दिल्ली जाके यहाँ के फार्मर्स के लिए डिमांड करते, यहाँ नौजवानों के लिए डिमांड करते, कोई पैकेज बनाते और हम भी उसमें सहायता करते। नहीं जी, अब टीओबीआर, मुझे पुलिस चाहिए, आगे पीछे चाहिए, मुझे नासिर असलम वानी कैबिनेट रैंक चाहिए, मुझे एम्पावरमेंट चाहिए, ये कोई बात है? सर लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो हालात हैं इस वक्त के, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सरकार ने बड़ा फैसला लिया, उन्होंने कहा कि हम टीम ही नहीं भेजेंगे, क्रिकेट टीम। पीडीपी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहती है कि पॉलिटिक्स को इसके साथ नहीं, पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, ये अलग अलग रहनी चाहिए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके खून में अलगाववाद का बू आती है। ये हमेशा कहीं न कहीं पाकिस्तान के उस एजेंडे को समर्थन करते रहे हैं, आज भी ये इसी प्रकार की दोगली बातें कहेंगे।
पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, अलगाववाद की फैक्ट्री है, और भारत सरकार की इच्छा शक्ति ने, विल पावर ने ये साबित कर दिया कि अंदर घुस के उस आतंकवाद की फैक्ट्री को ध्वस्त करेंगे, नष्ट करेंगे। आज पाकिस्तान को समझ आ गया है और बहुत अच्छी बात है। हमने कौन सी बाहें फैला के रखी थी यहाँ पे कि आप आओ खेलो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।